आज हम श्री राम मॉडल स्कूल सेक्टर 21 में पहुंचे हैं, जहां नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, नई एजुकेशन नीति को लेकर स्कूल की जो शिक्षाविद हैं डॉक्टर अमृता ज्योति, उनसे चर्चा करेंगे। मैडम, आपका लाइव न्यूज़ में स्वागत है। ये नई पॉलिसी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, आज़ादी के 70 ईयर्स के बाद जो अमेंडमेंट हुई है वो नीड ऑफ द आवर है और वो होनी भी चाहिए। और सबसे पहले जो इसमें रीजनल लैंग्वेजेस का कहा गया है कि इट शुड बी मैंडेटरी, तो रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए ताकि वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसका भाषा का ज्ञान हो। जैसे कि साउथ के स्कूल्स में तमिल कंपलसरी है। और दूसरा इसमें है 5+3+3+4 का है। उसमें नर्सरी केजी पे है कि जो प्राइमरी है, फिर 3 इयर्स 1 to 5 का है। उसमें ज़रूरी भी है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर हम फाउंडेशन पे बहुत ज़्यादा बच्चों को अच्छे से ध्यान देंगे तो उतना ही बच्चों को आगे जो बड़ी क्लासेस है, मिडल एंड फिर 9th 10th एंड फिर 11th 12th में और इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो ये 5+3+3+4 का बिल्कुल सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और थर्ड, जो स्किल डेवलपमेंट, जो कि आज भारत की सबसे बड़ी समस्या भी है और ज़रूरत भी है, उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि ज़रूरत भी थी। और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मीडियम और वीकर्स बच्चों को होने वाला है। इंटेलिजेंट बच्चा तो किसी भी फील्ड में स्टैंड हो जाता है, लेकिन जो मीडियम बच्चा है, वीकर बच्चा है, जिसको क्लास में इग्नोर कर देते हैं टीचर्स, या जिसको कहा जाता है कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो स्किल डेवलपमेंट कोर्स लाने से ये होगा कि हर बच्चे को उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो फील्ड चूज़ कर सकता है 9th से ही। जो बच्चा आफ्टर 12th चूज़ करता था वो 9th से ही, अगर सपोज़ उसको मैथ्स डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैथ्स की जगह ऑप्शनल स्किल डेवलपमेंट के कोर्स वो चूज़ कर ले, तो वो आगे वही फिर डिप्लोमा और डिग्री में भी करेगा, तो उसका 4 इयर्स का ज्ञान भी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्लस हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चा जितना नॉटी होता है उसके अंदर इट मीन्स बहुत एनर्जी है एंड वी हैव टू चैनलाइज देयर एनर्जी। और वो जितना एक्टिविटीज़ में, टेक्निकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, सपोज CS जैसी, या सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल से रिलेटेड या CS से रिलेटेड एक्टिविटी अगर वो स्टार्टिंग से ही करेगा तो हम बच्चों के बिहेवियर को भी काफ़ी कंट्रोल कर पाएंगे। वही बच्चे जो क्लास में शैतानी कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लैब्स में जाएंगे तो वही उनकी एनर्जीज चैनलाइज हो जाएगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये जो अमेंडमेंट है, आई थिंक 10 इयर्स पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर अभी हुई है तो गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद है। और हम सब स्कूल्स प्रयास करेंगे चाहे 3-3-4-4 कोर्सेज़ लाएँ स्किल डेवलपमेंट के, लेकिन लाना चाहिए ताकि हम हर बच्चे पे उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ध्यान दे सकें। अच्छा, इस नई पॉलिसी के अंदर एक जो हमारे शुरू से एक यहाँ हायर एजुकेशन में एक नई चीज़ देखने को मिलती थी कि बच्चा हमारा जब एजुकेशन 12th की लेने के बाद हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में पढ़ने के लिए चला जाता था, और उसका जब हायर एजुकेशन कंप्लीट होती थी तो वो विदेश में ही सेटल हो जाता था। तो इंडिया के लिए इसका ये जो बच्चों का पलायन ही कहूँगा मैं इसको, तो ये पलायन क्या इस नई पॉलिसी के तहत कहीं रुकने के चांस हैं? सर, ज़रूर रुकेंगे। जब बच्चों को इंडिया में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा और इनकम के अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो बच्चे, मुझे नहीं लगा कि वो माइग्रेट होके जाएंगे। इसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, कि इन्वेस्टमेंट तो इंडिया की है लेकिन बेनिफिट फॉरेन ले रहा था। तो अगर ब्रेन ड्रेन को रोकने का एक ये था कि इस पॉलिसी से इंडिया को बहुत लाभ होगा, क्योंकि अगर इंडिया में ही उनको बेस्ट से बेस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाएंगी
और इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट के साथ काम करना चाहता है, तो उसे वैसा ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि देश को छोड़ के कोई भी जाना चाहेगा या अपने पेरेंट्स को छोड़ के कोई भी जाना चाहेगा। अच्छा, मैंने इस पॉलिसी के अंदर थोड़ा पढ़ा है कि इस पॉलिसी ने प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया है, प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दिया है, तो इसको किस तरीके से मानते हैं? क्योंकि मीडियम तबका भी है और आपने कहा कि हमारे यहाँ व्हीकल सेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आज भी उन बच्चों की पहुँच आप लोगों तक नहीं होती, मतलब प्राइवेट स्कूलों तक नहीं होती। सर, जो मैंने वीकर बोला वो इकोनॉमिकल वीकर की बात नहीं हो रही, वो पढ़ाई में जो वीक हैं बच्चे उनकी बात हो रही है कि जब वो माना कि वो मैथ्स नहीं पढ़ पा रहा, तो अगर मैथ्स की जगह उसे कोई और सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो वही वो नॉलेज लेके उसी को डिप्लोमा में कर पाएगा, तो उसकी एनर्जीज़ भी चैनलाइज हो जाएगी और उसको अपने नॉलेज में भी बेनिफिट मिलेगा, वो वीकर सेक्शन। और जहाँ तक कि प्राइवेटाइजेशन की बात है, अगर वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, लेकिन फिर भी अगर पेरेंट्स उन्हें प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि वो उनकी चॉइस है। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ फरीदाबाद को लेकर है और पूरे हरियाणा को लेकर है। एक ये लॉकडाउन के दौरान जो स्कूलों की स्थिति रही, कुछ सरकार की बयानबाजी की वजह से रही, कुछ अभिभावकों का अब जो स्कूलों की तरफ जो आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है फीस को लेके, तो इस फीस को लेकर जो आपसे स्कूलों में जो तनाव पैदा हो रहा है अभिभावकों में, तो उसको लेकर ये तनाव कैसे कम किया जा सकता है? क्योंकि एक मैसेज, आप शिक्षाविद है और शिक्षा से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, तो क्या मैसेज है अभिभावकों और सरकार के लिए? सर, लॉकडाउन में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि लॉकडाउन किया जाए, मेरे ख्याल से वो गवर्नमेंट का या रिस्पेक्टेड पीएम का राइट डिसीज़न था, क्योंकि इतनी बड़े देश की इतनी जनता को मैनेज करना और कंट्रोल करना कि वो जो डिसीज़ है वो कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए, उसको रोकने का एक ही एक उपाय था कि थोड़ी टाइम के लिए सबको में डिस्टेंस मेंटेन कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया के लोगों को आदत है रूल ना फॉलो करने की, तो जब तक कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं आता ना, तब तक हम सिंपल रूल्स को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉकडाउन में भी 5 आवर्स की छूट दी गई, उस 5 आवर्स में भी लोग ऐसे बाहर घूमते थे कि जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर उसके बाद अगर कोरोना स्प्रेड हो रहा है या कोविड स्प्रेड हो रहा है, तो उसमें फिर गवर्नमेंट को ब्लेम, हर काम के लिए गवर्नमेंट ब्लेम नहीं है, हम भी तो इनडायरेक्ट, जनता भी इनडायरेक्ट गवर्नमेंट है। जनता को गवर्नमेंट का बिल्कुल सपोर्टर बन के काम करना है कि कोई भी पॉलिसी बनाई गई है उसको ऑनेस्टली फॉलो करा जाए। जब हम सब ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो उस प्रॉब्लम से जल्दी बहुत कम टाइम में बच पाएंगे। और जहाँ तक कि स्कूलों की फीसिस की समस्या का सवाल है, वहाँ तक जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हर स्कूल ने पेरेंट्स के साथ बेस्ट से बेस्ट कोऑपरेशन किया है। 7-8 मंथ्स भी पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट किया गया, लेकिन वन साइडेड कोऑपरेशन है। स्कूल पेरेंट्स की समस्या को समझ रहा है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि बस उनकी समस्या को देखा जाए। स्कूल्स कैसे मैनेज करेगा? स्कूल्स फंड्स लेके, लोन अरेंज करके, वो तो टीचर्स को सैलरी दे ही रहा है ना। अगर स्कूल्स में टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उन्हें सैलरी देना ही है। क्लास 4 जो बेचारे बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, अगर उनके पास मिनिमम सैलरी भी नहीं जाएगी तो वो अपने परिवार कैसे चलाएंगे? तो ये सबका मिला जुला कॉपरेशन है। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, अगर उनकी समस्या सुई जितनी है तो स्कूल वालों की समस्या पहाड़ जितनी है। हम एक दूसरे के साथ मिलके कॉपरेशन से चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम सारी बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान कर पाएंगे। अच्छा, अब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने स्कूलों को छूट दी है, एक आंशिक रूप से स्कूल खोल दिए गए हैं, सभी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक, जैसे आपने कहा कि कम्युनिटी समझ नहीं पा रही है, तो देखने में ये आ रहा है कि स्कूलों में भी, कुछ स्कूलों में
अभी भी बच्चों की जो व्यवस्था है, बड़ी क्लासें जो बुलाई गई हैं वो अव्यवस्था में परिवर्तित हो रही हैं, और कुछ सूचनाएं शिक्षा विभाग के पास भी शिकायतें पहुंच रही है, और कुछ हम भी देख रहे हैं। तो वहाँ उन स्कूल संचालकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बात कि जो बच्चे स्कूल्स में आ रहे हैं उनको अपने रियल बच्चे मान लिया जाए। जैसे हम अपने रियल बच्चों की केयर करते हैं ना, हम अपने रियल बच्चे की कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, ग्लव्स डालो, सैनिटाइज़ करो, मास्क लगाओ। तो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी, सेंसर टैप्स लगाओ या मास्क लगाओ, बसेस को बार बार सैनिटाइज़ करो, क्लासरूम्स को एवरी 2 आवर्स के बाद सैनिटाइज़ करने को कहा। अगर ये छोटी छोटी गाइडलाइंस सारे फॉलो कर लेंगे तो हम बहुत बड़ी समस्या से बच पाएंगे। अगर किसी भी काम को ईमानदारी से किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी की कंप्लेन करेगा। हर पेरेंट्स को ये डर है कि स्कूल जाने से या इकट्ठे, जो डिस्टेंसिंग की बात की कि 1 रूम में 20 स्टूडेंट्स हो तो 20 ही हों, अगर उससे ऊपर हैं तो सेपरेट सेक्शन अरेंज करा जाए या शिफ्ट्स में स्कूल चला लिया जाए, जैसे 3 आवर्स 11, 12, 3 आवर्स 9, 10, ताकि प्रॉपर स्टडी का भी लॉस ना हो और प्रॉपर बच्चे आ भी पाए। लेकिन सबसे इस समय मैंडेटरी है उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, और हम सब स्कूल वालों की ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम अपनी भी, अपने टीचर्स की भी, इवन क्लास 4 की भी, और बच्चों की हेल्थ का सबका ध्यान रखें। सब ने एक दूसरे का ध्यान रखना है ताकि वो प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ डॉक्टर अमृता ज्योति, शिक्षाविद, जिन्होंने न्यू पॉलिसी को लेकर अपनी पूरी बात बेबाकी से रखी, और इस पॉलिसी को इन्होंने इस देश के लिए बड़ा लाभकारी बताया। अगर ये पॉलिसी 10 साल पहले इनके अनुसार अगर देश के अंदर लागू होती तो इसके नतीजे इस देश के लिए कुछ और होते। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।